जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीसीओलॉजी। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है जिसमें हम 1927 के रूल नंबर 24A से स्टार्ट कर रहे हैं। देखें जी, no dividends shall be paid by any society otherwise than out of the profits of the year or any other undistributed profits। देखें, जब भी डिविडेंड्स आपने पे करने हैं तो आपने पे करने हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर। डिविडेंड किसे कहते हैं? अ सम ऑफ मनी पेड रेगुलरली टिपिकली एनुअली बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स। तो जो भी आपको प्रॉफिट हो रहे हैं एक साल के अंदर, उसके अंदर से आपने क्या करना है? डिविडेंड को पे करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स। जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स होगा जब आपने डिविडेंड्स पे कर लिए हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है? एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेक्शन 40। सेक्शन 40 है 1925 के रूल्स का, एक्ट का। ठीक है। एंड आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अंडर सेक्शन 38, और 38 भी जहां पे सेक्शन का वर्ड यूज होगा वो किसका है? 1925 के एक्ट का। ठीक है। शेल बी इन अकॉर्डिंग्स टू द बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। जो भी चीज होगी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट आपने क्या करना है? विद द बाय लॉज, बाय लॉज के कोरस्पोंडिंग आपने उसको पे करना है। अब देखें, डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर तो प्रोड्यूसर सोसाइटी है, द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द वेजेस अर्नड बाय ईच मेंबर। ठीक है। प्रोड्यूसर सोसाइटी में प्रोपोर्शन टू द वेजेस अर्नड, ठीक है, उसके कोरस्पोंडिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है अगर कंज्यूमर सोसाइटी है, कंज्यूमर सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन गुड्स परचेज्ड बाय ईच मेंबर और कस्टमर। तो क्या होगा कि अगर कंज्यूमर सोसाइटी है तो गुड्स और जो गुड्स परचेज की हैं हर मेंबर ने, उसके कोरस्पोंडिंग इफ बाय लॉज अलाउ इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ मेंबर्स एंड कस्टमर। अगर बाय लॉज अलाउ करते हैं तो कंज्यूमर सोसाइटी में आपने जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिटवीन मेंबर एंड कस्टमर। नेक्स्ट इज हाउसिंग सोसाइटी। देखें जी, हाउसिंग सोसाइटी बेस्ड ऑन रेंट पेड बाय ईच मेंबर। तो हाउसिंग सोसाइटी की जब बात होगी तो रेंट पेड की बात होगी, उसके कोरस्पोंडिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है रिसोर्स सोसाइटी। रिसोर्स सोसाइटी मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द गुड्स ऑब्टेन्ड और सोल्ड थ्रू द सोसाइटी बाय मेंबर्स। तो जो गुड्स उन्होंने ऑब्टेन की हैं या सोल्ड की हैं बाय मेंबर्स, उसके कोरस्पोंडिंग, और बेस्ड ऑन लोन्स बोरोड फ्रॉम एंड डिपॉजिट्स मेड विद द सोसाइटी। तो जो लोन उन्होंने बोरो किए हैं या डिपॉजिट्स जो मेड किए हैं विद द सोसाइटी, उसके कोरस्पोंडिंग उनको बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स को पे किया जाएगा। नेक्स्ट है 25A, लिमिटेशन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और बोनस। देखें, लिमिटेशन क्या है कि आपने पहले जो 10 साल है उस 10 सालों के अंदर आपने पेमेंट और डिविडेंड और बोनस आपने पे नहीं करना। देखें, initial restriction first 10 years, no dividend or bonus can be paid during the first 10 years from the date of society's registration। जिस डेट को सोसाइटी रजिस्टर होगी उसके 10 साल तक आपने कोई भी डिविडेंड या बोनस आपने पे नहीं करना। दिस इज योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 25A के अंदर। ठीक है। आगे 11th ईयर में क्या करना है, यानी कि जिस डेट को रजिस्ट्रेशन हुई उसके पहले 10 साल तो आपने पे नहीं करना, उसके 11th ईयर में क्या करेंगे? फ्रॉम द 11th ईयर ऑनवर्ड, in the 11th year the accumulated net profits from the previous years can be used after deducting the amount transferred to the reserve fund। तो 11वें साल में आपने ये करना है कि सबसे पहले अमाउंट को ट्रांसफर करना है रिजर्व फंड में। रिजर्व फंड के अंदर जो भी कंडीशंस है उसको फुलफिल करने के बाद फिर आप क्या करेंगे? पे करेंगे उसके अंदर। देखें, नेक्स्ट है 12th ईयर क्या है। 12th ईयर क्या है? फ्रॉम द 12th ईयर ऑनवर्ड ईच ईयर आफ्टर एटलीस्ट 25% ऑफ द ईयर्स नेट। जो 25% जो पूरे साल का नेट प्रॉफिट है हैज बीन एडेड टू द रिजर्व फंड। तो उसको क्या करना है? सबसे पहले आपने करना है रिजर्व फंड के अंदर 25% ऐड कर देना है। ए डिविडेंड ऑफ अप टू 7.5% ऑन ईच फुली पेड अप शेयर में बी पेड टू मेंबर्स फ्रॉम द रिमेनिंग प्रॉफिट। तो 7.5% आप रिमेनिंग प्रॉफिट को पे कर सकते हैं, किसको? लोगों को। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेनेशन 1। देखें, इफ अ सोसाइटी इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप एग्जिस्टिंग सोसाइटी। ठीक है। अगर तो सोसाइटी को स्प्लिट करके बनाया गया है, ठीक है, और अमलगमेशन टू और मोर सोसाइटीज। तो एक सोसाइटी जो कि स्प्लिट करके दो बन गई है या दो सोसाइटी मिलके एक अमलगमेट करके बन गई है, देन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द 10 ईयर रिस्ट्रिक्शन पीरियड, जो 10 ईयर की रिस्ट्रिक्शन पीरियड है जो कि ऊपर हमने बताया गया है, द रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ द ओरिजिनल सोसाइटी और सोसाइटीज विल बी कंसिडर्ड एट द रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ न्यू और रीस्ट्रक्चर्ड सोसाइटीज। तो जो भी ओल्ड की रजिस्ट्रेशन डेट होगी वही न्यू न्यू की कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट है जी, a society cannot pay any dividend if there is any overdue claim
फ्रॉम अ डिपॉजिटर और लेंडर दैट रिमेन्स अनपेड। तो अगर कोई अनपेड क्रेडिट आ गया है या कोई इस तरह की सिचुएशन आ गई है डिपॉजिटर की वजह से, तो वो डिविडेंड पे नहीं कर सकती। इसका मतलब सबसे पहले वो चीज़ें पे की जाएंगी। नेक्स्ट है जी, रजिस्ट्रार may by general or special order direct that a society shall not pay dividend or pay it at a reduced rate so long as it receives loans or deposits from non-members other than a central bank। तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, स्पेशल और जनरल ऑर्डर में रिड्यूस कर सकता है किसको, डिविडेंड को। ठीक है। नेक्स्ट है जी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बाय वे ऑफ बोनस डिविडेंड और अदरवाइज। देखिए रिस्ट्रिक्शन क्या है, विदाउट सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार नो पार्ट ऑफ द फंड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड सोसाइटी शेल बी डिवाइडेड बाय वे ऑफ बोनस और डिविडेंड और अदरवाइज। ठीक है, रजिस्ट्रार की सैंक्शन के बगैर नहीं कर सकते आप amongst its members in any year unless the entire expenditure incurred by such society has been debited in annual profit and loss। तो जो भी उसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी आपने क्या करने हैं, जब तक उसको आप पूरे प्रॉफिट और लॉस के अंदर नहीं अकाउंट कर सकते तब तक आप नहीं पे कर सकते। और सैंक्शन किसकी चाहिए, रजिस्ट्रार की। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। Next is provided that any loss or portion of the loss on account of bad debts। Bad debts वो होते हैं जो कि रिकवर नहीं हो सकते। Written off during the year may also be debited if it is so deducted। ठीक है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं विद द सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार फ्रॉम द रिजर्व फंड। तो कहाँ से करेंगे, रिजर्व फंड से उसको डेबिट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है जी 26 ए, कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस एंड कंट्रीब्यूशन टू द एक्सपेंसेस देयर ऑफ बाय सोसाइटीज। देखें जी, कोई भी कॉन्फ्रेंस वगैरह कंडक्ट कर रही हो तो सोसाइटी के अगर बाय लॉज उसको अलाउ करते हैं तो तब वो सोसाइटी पे करेगी। देखिए, नो सोसाइटी शेल कंट्रीब्यूट एनी मनी टुवर्ड्स एक्सपेंसेस ऑफ एनी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस अनलेस सच कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ सोसाइटी। जब तक वो कॉन्फ्रेंस सोसाइटी के ऑस्पिशियस के अंदर नहीं होगी तब तक वो अमाउंट पे नहीं कर सकती, विच इज ऑथराइज्ड बाय इट्स बाय लॉज टू होल्ड सच कॉन्फ्रेंस। अगर वो कॉन्फ्रेंस बाय लॉज में अलाउ है कि आप इस टाइप की कॉन्फ्रेंस को कर सकते हैं तो तब वो सोसाइटी उसकी अमाउंट पे करेगी। The society holding the conference shall keep separate accounts of its income and expenditures due to such conference। तो उसके लिए सेपरेट अकाउंट आपने रखना है। देखें, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, ओवरऑल अकाउंट के अंदर से वो काम नहीं करना। सच अकाउंट्स शैल बी ओपन टू ऑडिट, और वो अकाउंट्स क्या होंगे, ओपन टू ऑडिट बाय द रजिस्ट्रार और द पर्सन अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ। ठीक है, तो जो भी पर्सन होगा उसको ऑडिट के लिए अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स with the previous sanction of the registrar, any society may invest its funds or a portion thereof in the shares of the State Bank of Pakistan constituted under State Bank of Pakistan Order 1948। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन द परचेज ऑफ द लीजिंग और लैंड और बिल्डिंग, इनकी लीज और बिल्डिंग के अंदर कर सकते हैं। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द परचेज ऑफ सच लैंड और द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच बिल्डिंग इज लाइकली टू एडवांटेजियस। आपने ये देखना है कि सोसाइटी के लिए वो एडवांटेजियस है या नहीं है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिजर्व फंड। देखें, रिजर्व फंड हमने सेक्शन नंबर 39 के अंदर पढ़ा था 1925 के एक्ट के अंदर। द रिजर्व फंड ऑफ एनी रजिस्टर्ड सोसाइटी मे बी यूटिलाइज इन द बिजनेस ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी का बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और बाय द इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिटेड इन एनी अदर वेज मेंशन्ड इन क्लॉज ए बी सी डी ऑफ सेक्शन 37। देखिए, इन्वेस्टमेंट की सेक्शन नंबर 37 में हमने 1925 के एक्ट के अंदर बात की थी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके अंदर दो चीज़ें मैंने लिख दी हैं, इन गवर्नमेंट सेविंग बैंक के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरा है कोई ट्रस्ट एक्ट है 1882 का, उसका सेक्शन नंबर 20 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और COD को आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। द रजिस्ट्रार मे फॉर द रीजंस टू बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग बाय हिम टू द सोसाइटी बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट दैट द लेटर कोर्स बी अडॉप्टेड। तो वो बता सकता है कि कौन सा कोर्स आपने अडॉप्ट करना है, कि कहाँ पे आपने रिजर्व फंड को यूटिलाइज करता है। इन केस ऑफ अ सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ cooperative housing or on a cooperative tenancy basis, the reserve fund may be utilized for the expenditure on the maintenance, repair and renewal of the building। अगर बिल्डिंग है तो उसकी मेंटेनेंस और एक्सपेंडिचर के रिपेयर के ऊपर या रिन्यूअल के ऊपर भी वो अमाउंट यूज हो सकती है। नेक्स्ट है रिजर्व बिल्डिंग फंड। देखिए, बिल्डिंग से मुराद है बिल्डिंग के लिए जो इस्तेमाल होगा। द फंड क्रिएटेड बाय द रजिस्टर्ड सोसाइटी फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स शुड बी कॉल्ड द बिल्डिंग फंड। द अमाउंट्स of such fund may, when it is not utilized for the construction of building, be utilized in the business of the society or be invested in deposit in the same manner। अगर वो बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही तो उसको उसी मैनर में इन्वेस्ट कर देंगे as the reserve fund of the society is permitted to be used। तो जिस तरह रिजर्व फंड को उसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है लेवी ऑफ ऑडिट फीस। देखें, रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, अथॉरिटी टू लेवी फी। रजिस्ट्रार may levy audit fees on all the cooperative societies। This sanction requires a prior sanction of the provincial government।
और यह क्या है कि आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की आपने क्या करनी है, इजाज़त लेनी है। अब देखें, फॉर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ द ऑडिट फी इज़ कैप्ड एट 5/8%, यानी कि 5/8% हो सकती है ये, यानी कि वो बनता है 0.625% और द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी। तो जो होगी इसकी ऑडिट फी 0.625% होगी किसकी? वर्किंग कैपिटल की, ठीक है? किस केस के अंदर है? एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वर्किंग कैपिटल एट द क्लोज ऑफ लास्ट कोऑपरेटिव ईयर। तो वर्किंग कैपिटल को लास्ट कोऑपरेटिव ईयर जो होगा उसके कोरस्पोंडिंग उसको कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, ऑडिट फी जो है, द प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑडिट फी शैल बी यूज्ड बाय द रजिस्ट्रार टू मेंटेन अ स्टाफ स्पेसिफिकली फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ अ सोसाइटी। तो जो भी वो अमाउंट उधर से रिकवर होगी वो कहाँ पे यूज होगी? फॉर मेंटेनिंग द पीपल, ठीक है? 30 है, डिलीट हो गया है। आगे 31 है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स व कंज्यूमर सोसाइटीज। देखिए कंज्यूमर सोसाइटी क्या है कि जो कंज्यूमर सोसाइटी है, सोसाइटीज विद वर्किंग कैपिटल एक्सीडिंग 50,000, जिनका वर्किंग कैपिटल 50,000 एक्सीड कर रहा है, मे चूज टू कंडक्ट देयर ओन एनुअल ऑडिट इंडिपेंडेंटली नॉट बाय द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑडिटर, ठीक है? तो वो अपना इंडिपेंडेंट ऑडिट कर सकते हैं। शेल रिपोर्ट द फैक्ट टू द रजिस्ट्रार बिफोर 1 मई एवरी ईयर। तो वो हर चीज का क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे रजिस्ट्रार को 1 मई से पहले। फेलिंग द रिसिप्ट ऑफ सच रिपोर्ट फ्रॉम एनी कंज्यूमर सोसाइटी बिफोर द 1 मई इन एनी ईयर, द रजिस्ट्रार शेल अरेंज द कंपलसरी ऑडिट। अगर 1 मई से पहले कोई अब सबमिट नहीं करवाता तो रजिस्ट्रार विल अरेंज द कंपलसरी ऑडिट, ठीक है? और आगे क्या करना है? ऑडिट फी के बारे में क्या करने के, जो कंपलसरी ऑडिट है, इफ एन ऑफिशियल ऑडिटर कंडक्ट्स द ऑडिट, अ फी ऑफ 10 पर डे, 10 रुपए पर डे के कोरस्पोंडिंग चार्ज होगा टू द सोसाइटी। इवन अ पार्शियल डे काउंट्स एज अ फुल डे। अगर कोई पार्शियल डे है, लेट्स सपोज कोई फ्राइडे आ गया, तो वो भी फुल डे काउंट होगा। द फीस पेबल टू द गवर्नमेंट। तो वो जो फीस होगी वो किसको पेबल होगी? गवर्नमेंट को पेबल होगी। नेक्स्ट है, इफ आफ्टर एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 43, इंक्वायरी सेक्शन 43 के अंदर होगी 1925 के एक्ट की, या इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन होती है सेक्शन 44 के कोरस्पोंडिंग, द रजिस्ट्रार बिलीव्स द इंडिपेंडेंट ऑडिट वाज सीरियसली डिफेक्टिव। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि वो डिफेक्टिव था, ही मे ऑर्डर द ऑफिशियल ऑडिटर टू मेक अ फ्रेश ऑडिट ऑफ द सोसाइटी। तो वो क्या कर सकता है? उसका फ्रेश ऑडिट कर सकता है। इंशाल्लाह आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा। कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सेक्शन नंबर 32 आर्बिट्रेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया।